नए जमाने के एतबार से एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड को अपने अंदर लाने के लिए हमें ब्लॉकबस्टर इंक इस कंपनी की केस स्टडी को समझना होगा। ब्लॉकबस्टर इंक अपने जमाने की सबसे बड़ी डीवीडी रेंटल कंपनी थी, जो उस जमाने में सीडीज और डीवीडीज को सारी दुनिया में अपने स्टोर्स के जरिए किराए पर देती थी। सिर्फ यूएसए में उनके 9,000 से ज्यादा रेंटल स्टोर्स थे, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स थे, मैसिव मार्केटिंग बजट्स थे और एफिशिएंट ऑपरेशंस थे। लेकिन रीड हेस्टिंग्स नाम का एक नौजवान सन 2000 में टेक्सास के एयरपोर्ट से नर्वस जब इनकी टीम के पास एक फ्यूचर के हिसाब से बिजनेस आइडिया को लेकर पहुंचा, तो उसने उनसे कहा कि हमें स्टोर्स के अलावा अपनी डीवीडीज और सीडीज को पोस्टल सर्विसेज का यूज करके लोगों को किराए पर देना चाहिए और उभरते हुए इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम मूवीज की और सीरियल्स की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और इसके बदले हम अपने कस्टमर से एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस ले सकते हैं। जॉन एंटियोकस और उनकी टीम, जो ब्लॉकबस्टर इंक के सीईओ थे, उन्हें अपने $2.8 बिलियन के बिजनेस में बड़ा घमंड था। ब्लॉकबस्टर इंक के एक्सपांशन प्लान 54 कंट्रीज से ज्यादा में थे। लेकिन हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। 2010 में ब्लॉकबस्टर इंक ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। दे वेंट एंड फाइल फॉर बैंकरप्सी और इस नौजवान की कंपनी नेटफ्लिक्स आज $28 बिलियन की कंपनी है और पोस्ट पैंडेमिक मीडिया हाउसेस में यह सबसे तेजी से उभरती हुई एक कंपनी है। आज सारी दुनिया इस नौजवान को जीनियस और एंटियोकस को बेवकूफ कहती है, लेकिन उस दिन उस कमरे में ठीक इसका उल्टा हुआ था। दरअसल ब्लॉकबस्टर इंक के सीईओ एंटियोकस की गलती नहीं है। उनकी कंपनी टाइटैनिक के जहाज की तरह बहुत बड़ी थी, वह एक छोटे से आइसबर्ग को देख नहीं पाई। और आइसबर्ग एक आने वाले चेंज की तरह होता है। उसका 9/10 पार्ट पानी के अंदर डूबा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता और दुनिया समझती है कि एक छोटा सा आइसबर्ग उसने टाइटैनिक को डुबा दिया। बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करिए। ब्लॉकबस्टर इंक की असली कमाई अपने सब्सक्राइबर्स पे 200 मिलियन के आसपास लेट फीस की पेनाल्टी लगाकर होती। ब्लॉकबस्टर इंक की असली कमाई अपने कस्टमर्स पर पेनाल्टी फॉर लेट रिटर्न लगाकर होती, जबकि नेटफ्लिक्स एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन फीस अपने सब्सक्राइबर से लेती। जहां ब्लॉकबस्टर इंक के कस्टमर्स सीडी और डीवीडी को तयशुदा तारीख के पहले उन्हें वापस करना होता, वहीं नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर एक सीरियल को, एक मूवी को अपनी सहूलियत के हिसाब से कई टुकड़ों में देख सकते। जहां ब्लॉकबस्टर इंक के पास सिर्फ यूएसए में 9,000 स्टोर्स थे, वहीं नेटफ्लिक्स के पास शुरुआती दिनों में एक स्टोर नहीं था। लेकिन एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विजन, एक ऐसा स्मार्ट बिजनेस मॉडल था जिसने दुनिया के हर मोबाइल, हर टैब, हर पीसी, हर आईपैड को अपने स्टोर में कन्वर्ट कर दिया। आज पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर इंक का सिर्फ एक स्टोर है और दुनिया के हर कंसोल, हर डिवाइस के साथ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एम्बेडेड आता है। जब ब्लॉकबस्टर इंक को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी लेट फीस को जल्दी हटा दिया और अपना ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। These changes were too little and too late। आज आप सबको पता है कि इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए। आपका कस्टमर ड्रिवन मॉडल, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका सेंट्रल बिजनेस क्या है। And then you have to find a new way to deliver on your services more efficiently. Most importantly, you have to foresee that a change is inevitable and you must show a willingness to adapt. टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, इंडस्ट्रीज चेंज होती है, उस हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा पल्स पर हाथ रखना होता है, अपने कस्टमर के फीडबैक पर हाथ रखना होता है और सबसे बढ़कर गेट रीड ऑफ नंबर 1 कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, ब्रैकेट में किसी तरह की पेनाल्टी फीस।
ताकि एक बहुत बड़ा हायर कस्टमर ट्रैफिक वो आपकी कंपनी की तरफ डाइवर्ट हो सके। याद रखिए, चेंज को आप रोक नहीं सकते, बस उसको समझ कर अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं। चेंज इज इनएविटेबल।